तो दोस्तों मिलिट्री पावर में अगर अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई देश है तो वो है रशिया। इवन अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन एक जमाने में सुपर पावर भी था और लगभग अमेरिका के बराबर ताकत भी रखता था। इवन कई सारे क्षेत्र में तो सोवियत यूनियन अमेरिका को पछाड़ते हुए अमेरिका से कई गुना आगे भी था। पर फिर भी अगर देखा जाए तो नेवी के मामले में सोवियत यूनियन हो या फिर रशिया, सभी अमेरिका से काफी पीछे है, खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में। और दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही बड़े संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया गया तो क्यों सोवियत यूनियन बड़े आकार के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण नहीं किया। और दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा नहीं कि सोवियत यूनियन ने प्रयास नहीं किया। सोवियत यूनियन द्वारा कई बार कई तरीके के बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का तैयारी किया गया, लेकिन हर बार सोवियत यूनियन को किसी न किसी कारण से इससे पीछे हटना पड़ा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को सोवियत यूनियन का ऐसे ही एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो 85,000 टन भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रहा था, जो कि अमेरिका के निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर ही करता। लेकिन दुखद तरीके से इस प्रोजेक्ट का भी अंत हुआ। तो दोस्तों सोवियत यूनियन के ये एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि सोवियत यूनियन के तरफ से भी बड़े आकार के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। दोस्तों ये लगभग अमेरिका के निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर का था और ताकत में भी लगभग उतना ही था। इवन दोस्तों ये प्रोजेक्ट खाली फाइलों में या डिजाइनों में नहीं था, बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी सोवियत यूनियन के तरफ से 1988 में शुरू कर दिया गया था। पर सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये प्रोजेक्ट भी रद्द हो गया और अमेरिका के निमिट्ज क्लास के बराबरी करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर भी कभी बन ना पाया। दोस्तों कोल्ड वॉर के लड़ाई के दरमियान अमेरिका और सोवियत यूनियन अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे का मुकाबला कर रहा था, चाहे वो स्पेस सेक्टर में हो या फिर हथियारों के डेवलपमेंट के क्षेत्र में। पर सोवियत यूनियन को हमेशा से ही अमेरिका के बड़े आकार के नेवल फ्लीट से डर था, खास करके अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों से, जिसके पास इतना क्षमता था कि ये दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाके बड़े हवाई हमले को अंजाम दे सके और समुद्र में किसी भी देश के लिए मुसीबत पैदा कर सके। ऐसे में सोवियत यूनियन की तरफ से सबसे पहले अमेरिकी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को ध्वस्त करने के प्लान के तहत ही आगे बढ़ा गया था, खास करके न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियरों को मारने वाला इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट या फिर बोले तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट। पर सोवियत यूनियन इसमें जितना भी सक्सेस हो ये एक तरीके से डिफेंसिव ही था और लड़ाई में जीत के लिए खाली डिफेंसिव होना ही काफी नहीं बल्कि ऑफेंसिव तरीके से भी सोचना पड़ता है। और इसी वजह से सोवियत यूनियन की तरफ से अमेरिकी निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए उलियानोव्स्का नामक एक प्रोजेक्ट के तहत एक बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ा गया, जो न्यूक्लियर फ्यूल मतलब परमाणु शक्ति से ही चलने वाला था। दोस्तों उलियानोव्स्का एयरक्राफ्ट कैरियर को सोवियत जमाने में प्रोजेक्ट 11437 का भी नाम दिया गया और इसका डिजाइन और ड्राइंग का काम 1988 में ही समाप्त हो गया था। दोस्तों उस समय इसे लेके अप्रूवल भी दिया गया और इसका टोटल डेटा ब्लैक सी शिपयार्ड जो कि यूक्रेन में स्थित है, जिसे अभी साउथ निकोलाएव शिपयार्ड नंबर 444 कहा जाता है, वहां पे ट्रांसफर किया गया। दोस्तों ये जो शिपयार्ड था ये काफी फेमस था बड़े आकार के जहाजों को निर्माण करने के लिए। शिपयार्ड के द्वारा सोवियत फ्लीट के लिए कई तरीके के जहाजों का निर्माण किया गया था, जिनमें मॉस्को क्लास के हेलीकॉप्टर कैरियर और कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था। पर दोस्तों इन दोनों जहाजों को अगर उलियानोव्स्का के साथ कंपेयर किया जाए तो उसके सामने ये सब जहाज बौना ही नजर आता। और दोस्तों अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सोवियत यूनियन को सफलता मिलता तो सोवियत बेड़े में 300 मीटर लंबा और करीब 85,000 टन भारी भरकम ऐसा जहाज आ जाता जो एक साथ 70 फाइटर एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता। इवन इसमें इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का भी डिसीजन ले लिया गया था और माना जा रहा था कि संभावित इसमें कीव क्लास आर्मर्ड क्रूजर और फ्रंजा क्लास के मिसाइल क्रूजर जहाजों में इस्तेमाल होने वाले KN-3 न्यूक्लियर रिएक्टरों का ही इस्तेमाल किया जाता और इसके सहारे ये जहाज कम से कम 56 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भी ट्रैवल कर पाता। जहाज में किस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाना था इसे लेके भी डिसीजन लगभग तैयार था और माना जा रहा था कि कम से कम इसमें 44 भारी वजन के फाइटर जेट, जिनमें सुखोई 33 और मिग-29 शामिल है, उसका इस्तेमाल करने के साथ साथ कई तरीके के अन्य जहाजों का भी इस्तेमाल किया जाता। इवन इसमें जहाजों को डेक तक पहुंचाने के लिए 3 एलिवेटर का भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया था, जिसका क्षमता कम से कम 50 टन होता। फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सोवियत यूनियन के द्वारा कई तरीके के सर्च एंड रेस्क्यू और एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशनों को अंजाम देने वाले हेलीकॉप्टरों को भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया था, जबकि उस समय ये भी चर्चा में था संभावित सोवियत यूनियन इसमें फिक्स्ड विंग एवैक्स सिस्टम जैसे कि E-2D हॉकाई है उस तरीके का किसी एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल करे। पर दोस्तों सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये सपना भी टूट गया और बड़े आकार के जहाजों को निर्माण करने वाले शिपयार्ड यूक्रेन के पास होने की वजह से रशिया भी बीते दशकों में ऐसा कोई भी बड़ा जहाज निर्माण करने में कोई सफलता हासिल नहीं कर
कर पाया। इवन दोस्तों बड़े जहाजों को निर्माण करने के पीछे सफल ना होने का कारण रूप में इकोनॉमी को भी देखा जा रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया का इकोनॉमी कभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये अमेरिका के बराबरी करने लायक बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर बड़े आकार के अन्य फ्लीटों का निर्माण कर सके। दोस्तों सोवियत यूनियन के द्वारा प्रोजेक्ट 1143.7 के रूप में पहला जहाज मतलब उलेनियास्का के कंस्ट्रक्शन का काम 25 नवंबर 1988 में शुरू किया गया। ये एक हैवी वजन के सुपर कैरियर बनने जा रहा था जो सोवियत यूनियन को एक ब्लू वाटर नेवी या फिर बोले तो अमेरिका के बराबर की करने वाले नेवी में तब्दील करता। सोवियत यूनियन की तरफ से इसमें स्टीम कैटेपुल जैसे इक्विपमेंटों को भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया था, ताकि ये बाकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे स्की जंप के सहारे ऑपरेट ना हो और साथ में हैवी एयरक्राफ्टों को भी आसानी से ऑपरेट कर सके। इवन इस वजह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अन्य एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे छोटे फ्लीट नहीं बल्कि काफी बड़ा फ्लीट को भी तैनात किया जा सकता था। पर दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी डिफरेंट होने वाला था और इसमें सोवियत झलक भी होता। और रिपोर्टों के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सोवियत यूनियन के तरफ से एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टमों को भी तैनात करने का इरादा बनाया गया था। सोवियत यूनियन टूटने से पहले जनवरी 1991 तक पहले जहाज मतलब उलेनियास्का का करीबन 40% हल्का कंस्ट्रक्शन का काम संपूर्ण हो चुका था। ऐसे में सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस जहाज को स्क्रैप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा और इसे लगभग एक साल के बाद मतलब 4 फरवरी 1992 में स्क्रैप करना शुरू किया गया। उसी साल मतलब अक्टूबर महीने के अंत तक जहाज का स्क्रैपिंग का काम भी संपूर्ण हो गया और साथ साथ सोवियत यूनियन के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना भी टूट गया। इवन दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 2 ऐसे जहाजों को निर्माण करने का इनिशियल प्लान बनाया गया था, लेकिन दूसरा जहाज के कंस्ट्रक्शन का काम कभी शुरू ही नहीं हुआ। दोस्तों प्रोजेक्ट के तहत इस जहाज के जो स्पेसिफिकेशन होना था उसके मुताबिक जहाज का स्टैंडर्ड वजन कम से कम 65,000 टन और इसका फुल लोड कम से कम 75 से 85,000 टन होना था। डिजाइन के मुताबिक जहाज का लंबाई कम से कम 320 मीटर मतलब करीब करीब 1050 फीट तक होना था, जबकि इसका चौड़ाई 84 मीटर मतलब करीबन 275 फीट के आसपास होना था। जहाज का वाटर लाइन का चौड़ाई करीबन 40 मीटर मतलब 130 फीट के आसपास होना था, जबकि जहाज का ड्रॉट करीबन 10.5 मीटर मतलब 35 फीट के आसपास होना था। ऐसे बड़े आकार के जहाजों को पावर देने के लिए सोवियत यूनियन के द्वारा कम से कम 4 KN-3 न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करने का इरादा बनाया गया था, जिसके साथ 4 स्टीम टरबाइन को भी लगाया जाता जो 4 शैफ्टों को घुमा सकता और इसका टोटल क्षमता करीबन 2,10,000 किलोवाट के आसपास होता। रिपोर्टों में यह भी जिक्र किया गया था कि जहाज का अधिकतम रफ्तार करीबन 30 नॉट मतलब 56 किलोमीटर पर आवर तक होता और ये 20 से 25 साल तक बिना किसी रिफ्यूलिंग का ही ऑपरेट होने लायक जहाज था। ऐसे जहाज को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3,400 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता, जबकि हथियार के रूप में भी इसमें कई तरीके के सोवियत जमाने के हथियारों को लगाए जाने का इरादा बनाया गया था, जिनमें 12 P-700 सरफेस टू सरफेस मिसाइल या फिर एंटी शिप मिसाइल के साथ साथ बक सीरीज के सरफेस टू एयर मिसाइल, 8 CADS क्लोज इन वेपन सिस्टम और 8 AK-630 रोटेटरी एंटी एयरक्राफ्ट कैनन भी होता। दोस्तों जहाज में किस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाना था उसके बारे में भी खुलासा सोवियत जमाने के कुछ रिपोर्टों में किया गया है, जिनमें कम से कम जहाज में 68 से 70 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का इरादा था, जिनमें 40 से 44 सुखोई 33 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा 6 YAK-44 कैरियर बॉन्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, 16 कामोव KA-27 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर और 2 कामोव 27 PS सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी शामिल होता। कुल मिला के ये जो प्रोजेक्ट था ये ऐसा प्रोजेक्ट था कि भविष्य में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का जो दबदबा है उसे काउंटर करने का क्षमता रखता। पर दोस्तों ये कभी हकीकत का रूप इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि ये बनने से पहले ही सोवियत यूनियन टूट गया, जबकि रशिया भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने में सफलता इसलिए हासिल नहीं कर पाया क्योंकि ना ही रशिया के पास इकोनॉमिकली इतना क्षमता कभी हुआ और ना ही रशिया के पास इतने बड़े शिपयार्ड है जहाँ पे कम से कम खर्चे में रशिया ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कर पाए। दोस्तों फिलहाल रशिया के द्वारा अगर ऐसे बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करना है तो सबसे पहले बड़े आकार के कैरियरों को निर्माण करने लायक शिपयार्ड का निर्माण करना पड़ेगा। इवन अगर रशिया को इसमें सफलता मिलता है और सोवियत हेरिटेज को आगे बढ़ाते हुए सोवियत के ऐसे कुछ कॉन्सेप्टों को रशिया संपूर्ण कर पाता है तो भविष्य में अमेरिका को खास करके अमेरिकी नेवी को चैलेंज करने लायक ताकत रशिया के पास आएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।